Hello everyone, welcome and welcome back to Study to Inspire. I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए रैपिड रिवीजन सीरीज का जो हमारा पार्ट थर्ड वीडियो रहने वाला है वो है जेरेटिक ऑप्टोमेट्री। जेरियाटिक ऑप्टोमेट्री में हम कुछ 6-7 पिलर्स को डिस्कस करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि इस सीरीज़ को आप लाइक कर रहे होंगे और अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ऑप्टोमेट्री के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में आप करोगे, तो आप हमारा कंप्लीट ऑप्टोमेट्री कोर्स भी रिजी ऐप से डाउनलोड करके उसे परचेस कर सकते हो। उसमें आपको बेसिक्स जो भी हमारे ऑप्टोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और एक रॉक सॉलिड बेसिक कोर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि जब भी एग्जाम आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करना हो। ठीक है, तो चलिए ये बात कर ली हमने बाकी चीज़ों की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि आज का है। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। जेनेटिक ऑप्टोमेट्री के 2 सेक्शन में वीडियोस आएंगे, देन उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो कि थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है इन कंपैरिजन टू जो हमने पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री करी उसके कंपैरिजन में। सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ डिले। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जेनेटिक ऑप्टोमेट्री। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि होती क्या है। तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ऑप्टोमेट्री की जो कि फोकस करती है विजुअल एंड ऑकुलर हेल्थ ऑफ एल्डरली पेशेंट। जो भी हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं जिन्होंने 60 ईयर क्रॉस कर लिया है, उनके जब हम विजुअल या ऑकुलर हेल्थ की बात करते हैं तो वो ब्रांच हमारी जेनेटिक ऑप्टोमेट्री कहलाती है। एज पीपल एज दे आर एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ विजुअल एंड सिम्टोमेटिक चेंजेस। जैसे बच्चे की ग्रोथ के आई की ग्रोथ की हमने बात की कि जैसे जैसे वो अडल्ट में कन्वर्ट होता जाता है वैसे वैसे आई की डेवलपमेंट भी उसकी चेंज होती जाती है, आई की पावर चेंज हो रही है। उसी तरह से हमने जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं इसी तरह के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। कुछ रेंज है उन चेंजेस की, उसकी हम बात करेंगे। इस स्पेसिफिकली जो ब्रांच है हमारा, इसमें हम उसी की बात करते हैं कि क्या सिस्टमेटिक चेंजेस आते हैं और क्या उसके विजुअल इफेक्ट होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। इट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, जिसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी होती है, स्पेशल उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से काउंसिल कर सकें। इसीलिए जो ये ब्रांच है वो आरआरबी में स्पेसिफाई की गई है, क्योंकि जब आप आरआरबी में जॉब करोगे तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो स्पेसिफिकली जो रेलवे के हैं, जिनकी आई टेस्ट हर 6 महीने पे, हर 1 साल पे कंडक्ट कराई जाती है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो उसमें जब वो पेशेंट आएंगे तो आपके जो पेशेंट होंगे उनके डिपेंडिंग अपॉन द एज उनको काउंसिल करना होगा और उसी तरह उनका रिहेबिलिटेशन भी करना होगा। तो इसीलिए ये ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ बात करते हैं, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इन देयर फील्ड आर ट्रेन टू एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस एंड एजिंग आईज। तो जो भी उनकी एजिंग आई है उनके ये यूनिक चैलेंजेस होते हैं इन कंपैरिजन टू अडल्ट, जो बच्चे हो, जो भी यंग एज के पेशेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो जब इनको हम पूरी तरह से कैटर करते हैं इस ब्रांच में, तो ये ब्रांच हमारी कहलाती है स्पेसिफिकली जेनेटिक ऑप्टोमेट्री। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके समझ लेना, बहुत ईजी है यार, समझ में आई क्या होगा है। चलो अभी बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक ऑप्टोमेट्री। क्या की कॉन्सेप्ट हैं जेनेटिक ऑप्टोमेट्री के? तो हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस के बारे में जो कि पर्टिकुलरली हमें एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है। सबसे पहला जो चेंज आता है एज रिलेटेड वो आता है प्रेसबायोपिया। बहुत कॉमन है और हर किसी को होने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि जिनमें एज ग्रो कर रही है पर उनको फोकसिंग एबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे के वैसे ही है। तो सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको हम वैसे भी अपने जनरल सिलेबस में कवर करते हैं और जेनेटिक ऑप्टोमेट्री में इसको हम और अच्छे से कवर करेंगे। तो प्रेसबायोपिया, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ नियर फोकसिंग एबिलिटी। जो पेशेंट आते हैं उनकी नियर में फोकस करने की एबिलिटी धीरे धीरे एकदम ही लॉस हो जाती है। नियर 60s तो ओवर 60s जाते जाते तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ अब हमें क्या देखने को मिलता है, रिड्यूस हो जाता है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। जो कलर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो ब्राइट कलर, लाइट कलर और कॉन्ट्रास्ट, जो भी सेंसिटिविटी हमारी आ रही होती है
रेटिना की चेंजेस की वजह से हमें उसमें भी चेंजेस को देखने को मिलते हैं, और आई भी जो हमारा लेंस है उसमें भी एज के साथ ऑक्सीडेशन होता रहता है, तो वहाँ पे चेंजेस होता है, रेटिना में चेंजेस होता है। तो बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से हमारी जो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है किसी भी कलर को पहचानने की, उनको आइडेंटिफाई करने की, उनमें डिफ्रेंशिएट करने की, वो भी रिड्यूस होती है। नाउ स्लोअर डार्कर एडाप्टेशन। अब अगर धूप में पेशेंट जाते हैं, कोई बच्चा अगर धूप में गया तो वो अगर छाँव में आता है तो तुरंत वो जो प्रोसेस है अडाप्ट कर लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम डार्क एडाप्टेशन की जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें होने लगती है, क्योंकि रॉड्स जो होती हैं धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती हैं, ड्यू द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन होने लगती हैं उनकी संख्या, तो उसकी वजह से उनको डार्क एडाप्टेशन में प्रॉब्लम आती है। दूसरा है टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसमें कि ड्राई आई बहुत कॉमन और बहुत सीवियर प्रॉब्लम हमें ओल्ड एज पेशेंट को देखने को मिलती है। डिक्रीज हो जाती है, प्यूपल की साइज भी डिक्रीज होने लगती है, जिससे लाइट का अमाउंट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी इमेज की क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिलती है। सेनाइल मायोसिस जिसको हम कहते हैं, जब पीपल की साइज डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ जो है एज रिलेटेड ऑकुलर चेंजेस हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये इतने पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि क्या कुछ एज के अकॉर्डिंग चेंजेस हमें ओल्ड एज पेशेंट में मिलेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारी, कि क्या कुछ डिजीजेज हम जेरियाटिक ऑप्टोमेट्री के अंदर कवर करेंगे, दैट इज कैटरैक्ट। ये तो हम जनरल सिलेबस में भी करते हैं, ग्लूकोमा जनरल सिलेबस में भी हम इसको अच्छे से करते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को सिर्फ ऊपर वे से रिवाइज आपको कराऊंगी, इन डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाली। इन डिटेल आपने जो कुछ भी आपका स्टडी मटेरियल, जो भी बुक फॉलो करी है, वहाँ से आप इन सारे टॉपिक्स को जो भी मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से कवर करेंगे। ऑफकोर्स मैं कराऊंगी, पर मैं एक रिवीजन बेसिस पे कराऊंगी, इन डिटेल नहीं कराऊंगी जैसा कि हमने प्लान किया हुआ है। नाउ कैटरैक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन यार एमडी, तो ये भी हमें पेशेंट को देखने को मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी दिस इज मोस्ट कॉमन, क्योंकि आजकल हर 5 में से 4 इंसान को डायबिटीज हो रखा है, 60 क्रॉस करते करते हो ही जा रहा है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो चुकी है इस समय। एंड रेटिनल डिटैचमेंट, ये भी हमें ओल्ड एज पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड आई, जो हमारा ड्राई आई सिंड्रोम है। नाउ अब ये ओल्ड एज में तो नहीं रह गया है, पर ओल्ड एज में ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। नाउ ये अब तो ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है, एज से इसका उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर ओल्ड एज पेशेंट में हमें ये ज़्यादा मिलेगा। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक डिजीज विद द ऑकुलर मैनिफेस्टेशन। अब कुछ सिस्टमैटिक डिजीज हैं, ये अलग से भी आपको मैं कवर कराऊंगी, और यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत देखने वाले हैं, क्योंकि आपका जो आरआरबी का सिलेबस है उसमें सिस्टमिक डिजीज करके अलग से टॉपिक स्पेसिफाई कर रखा है, तो इसमें भी आपको अच्छे से फोकस करके जाना होगा। सिस्टमिक डिजीज विद द ऑकुलर मैनिफेस्टेशन, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि हमारी कुछ सिस्टमिक डिजीज हैं जो कि मैनिफेस्ट हो जाती हैं आंखों की बीमारी की तौर पे। यानी अगर डायबिटिक मेलाइटिस है पेशेंट को, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी उसका मैनिफेस्टेशन है, यानी उसके होने की वजह से ये हो जाता है। हाइपरटेंशन है अगर, तो जो टेंसिव रेटिनोपैथी है ये उसका मैनिफेस्टेशन है सिस्टमिक डिजीज का। अर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसको स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा और यूवियाइटिस देखने को मिलेगा। ये ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है सिस्टमिक डिजीजेस का। तो किस डिजीज का क्या ऑकुलर मैनिफेस्टेशन होता है, डायरेक्ट आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करके या फिर चूज वन ऑफ द करेक्ट करके आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है, ये दो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये सबको पता होता है। पर नाउ आर्थराइटिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले भी आपको याद रखने हैं। तो आर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो क्या चांसेस बनते हैं उसको होने के, स्क्लेराइटिस हो सकता है या यूवियाइटिस हो सकता है। क्लियर। नाउ न्यूरोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है, जिसमें कि हम पार्किंसंस डिसऑर्डर, अल्जाइमर की बात करें, तो इनमें क्या हो सकता है कि कुछ विजन में चेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। नाउ फोर्थ पिलर आता है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे। अब ये जो पिलर मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें तो अभी मैं सुपरफिशियल लेवल पे आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि इस पिलर में हम करेंगे क्या, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में इस ब्रांच में पढ़ना हमें क्या है। नाउ अ फोर्थ पिलर जो आपका आता है, उसमें बात करते हैं कि लो विजन एंड विजुअल रिहेबिलिटेशन। लो विजन एंड विजुअल रिहेबिलिटेशन, हम इनका जो हमारे जेनेटिक ब्रांच के पेशेंट हैं उनका अलग तरीके से होता है, क्योंकि इनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हम नॉर्मल तरीके से इनका रिहेबिलिटेशन करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यूज ऑफ मैग्नीफायर्स, छोटे लेटर्स को देखने के लिए हम मैग्नीफायर्स का यूज इनको बताते हैं। टेलीस्कोप यूज करने को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स होते हैं जिनमें ये छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे इनको
बहुत ही फाइन लेटर्स को और चीज़ों को देखने में हेल्प मिलती है। एंड ओरिएंटेशन विद मोबिलिटी ट्रेनिंग, अगर इनको चलने फिरने और चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। एंड काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, इसके लिए उनको काउंसलिंग और सपोर्ट दिया जाता है। उनको ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि क्या कुछ चेंजेस आपके साथ होंगे ड्यू टू एज आई में ना। फिफ्थ पॉइंट जो कि हमने साइकोलॉजी की ब्रांच में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, दैट इज कि साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फैक्टर क्या होता है। कुछ तो साइकोलॉजिकल चीज़ें उनके साथ हो रही होती है। रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, तो इनकी वजह से उनमें जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा होता है, चीज़ें उतनी उनको मेमोराइज नहीं रहती, याद नहीं रहती, समझने में प्रॉब्लम आती है। डिप्रेशन, आइसोलेशन, और ओल्ड एज के पेशेंट में थोड़ा लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन और रिलेटेड विजन लॉस भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर वो बहुत सीवियर है तो उसका इफेक्ट आई पे पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन एंड केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट, केयर गिवर का कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना क्लियर कम्युनिकेशन उनका हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझा जा रहा है, ये भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ पे। नाउ अब जेरेटिक की डिस्पेंसिंग भी बहुत अलग तरीके से होती है। लाइट एंड कंफर्टेबल फ्रेम आप उनको देंगे, बहुत हैवी फ्रेम नहीं देंगे, ठीक है। एंड हाई कॉन्ट्रास्ट लेंसेज यूज़ किए जाते हैं ताकि उनकी जो कॉन्स्टेंट सेंसिटिविटी है रिड्यूस हो गई है उसको सपोर्ट मिल सके। एंड बाईफोकल, ट्राईफोकल एंड प्रोग्रेसिव ग्लासेस दी जाती हैं, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दियर नीड। वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनको कितने देर तक काम करना पड़ता है, दूर का ज़्यादा काम है, नज़दीक का ज़्यादा काम है, अकॉर्डिंग टू दियर नीड उनको कस्टमाइज करके वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। टिप्स फॉर डीलिंग विद द पुअर एंड मैनुअल डेक्सिटी, तो जो भी पेशेंट इस तरह के आते हैं उनका जो मैनुअल होता है, जो डीलिंग होती है वो उनके अकॉर्डिंग की जाती है देख के, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिक्स एंड कम्युनिकेशन इन जेनेटिक केयर। तो जेनेटिक जो हम पेशेंट आते हैं उनकी केयर में एक ब्रांच है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। जैसे बच्चे को काउंसिल करने के लिए, उसके टेस्ट प्रोसीजर को प्रॉपर वे से परफॉर्म करने के लिए हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है कि हाउ चाइल्ड गोइंग टू रिस्पॉन्स फॉर द प्रोसीजर। वैसे ही जो जेनेटिक पेशेंट हैं उनकी भी काउंसलिंग और एथिक्स कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो टेस्ट को, आपके प्रोसीजर को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। तो रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी एंड इन्वॉल्विंग अ फैमिली व्हेन नीडेड, उनको रिस्पेक्टफुली बात करनी होती है। एंड जब भी फैमिली की ज़रूरत पड़े इन्वॉल्वमेंट की, हो सकता है वो आपकी बात को ना समझ पा रहे हो तो आप उनके फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हो अपनी बात को कम्युनिकेट करने में प्रॉपर वे से। एंड क्लियर एंड सोल रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस, और उनको एक ही इंस्ट्रक्शन कई बार बतानी होती है ताकि वो क्लियर और स्लो तरीके से, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। फॉलो अप एंड रिमाइंडर फॉर द कॉम्प्लिकेशन, और उनके फॉलोअप के लिए उनको रिमाइंड भी कराना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे एज रिलेटेड ऑकुलर चेंजेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। हमने अभी तक देखा था कि एज रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की थी। तो प्रेसबायोपिया में लॉस ऑफ अकोमोडेशन देखने को मिलता है ड्यू टू डिक्रीज लेंस इलास्टिसिटी। एंड सेनाइल मायोसिस जो होती है उसमें क्या हमें मिलेगा, स्मॉलर प्यूपिल साइज मिलेगी, रिड्यूस लाइट एंट्री, क्योंकि प्यूपिल की साइज छोटी हो जा रही है तो लाइट की एंट्री भी रिड्यूस हो जाएगी एंड पुअर नाइट विजन हो जाता है। दूसरा, अगर हम टीयर रिडक्शन की बात कर रहे थे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ड्राइनेस सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। एंड डिक्रीज जो उनकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो क्यों डिक्रीज कर रही है, डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश द सेट्स एंड टेक्सचर्स। अभी मैंने बात की कि अगर दो कलर उनको एक ही सेम कलर के और टेक्सचर के दिए गए तो उनमें उनको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। डिले द डार्क अडॉप्शन, टेक लॉन्गर टू एडजस्ट फ्रॉम द ब्राइट टू डिम लाइट। लेंस येलोविंग देखने को मिल सकती है, अल्टर द कलर परसेप्शन स्पेशली ब्लू कलर पहचानने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। येलो, क्योंकि उनका कलर क्या होता है लेंस का, वो येलो होता जाता है। डिक्रीज विजुअल फील्ड सेंसिटिविटी, और उनकी विजुअल फील्ड सेंसिटिविटी भी रिड्यूस होती है जिसकी वजह से अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी जो पेरीफेरी पे जितनी भी चीज़ें हों वो उसे डायग्नोस ना कर पाए या फिर उसे मिस कर जाएं, उतने ध्यान से ना देख पाए। अब हम बात करेंगे कि कॉमन जो आई डिजीजेज हैं उनमें क्या क्या आपको चेंज की फैक्टर देखने को चेंजेस मिलते हैं।
अगर बात करें हम कटरैक्ट की, तो आपको देखने को मिलेगा लेंस ओपेसिटी। कटरैक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, लेंस ओपेसिटी मिलेगा, ब्लर्ड विजन मिलेगा, ग्लेयर मिलेगा एंड फ्रिक्वेंट ग्लास चेंजेस। बार बार नंबर क्या होता है, स्विच होता रहता है, तो फ्रिक्वेंट ग्लास के चेंजेस आएंगे। ग्लूकोमा में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड होगी आईओपी एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा एंड पेरिफेरल लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि क्या की फीचर हैं ग्लूकोमा के। 3-4 ऑप्शन आपको दिए हैं और उसमें से आपको चूज करना है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हो। जो हमारी ARMD है उसमें हमें सेंट्रल विजन का लॉस मिलता है ड्यू टू मैकुलर डीजनरेशन। अब ड्राई भी हो सकती है एंड वेट भी हो सकती है, दोनों तरह की है। तो जिसमें ज़्यादातर हमें ग्लूकोमा में हमने देखा पेरिफेरल विजन लॉस मिल रहा है और इसमें हमें सेंट्रल विजन लॉस मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या फीचर होंगे, हेमोरेजेस मिलेंगे, एक्सुडेट्स मिलेंगे और मैकुलर एडिमा मिल सकता है डायबिटिक पेशेंट्स में। रेटिनल डिटैचमेंट हमें सडन विजन लॉस, अगर रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है तो सडन विजन लॉस मिलेंगे, फ्लोटर्स मिलेंगे, फ्लैशेस मिलेंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम में क्या होगा, ड्राई आई सिंड्रोम्स के सिम्टम ही होते हैं ग्लिटरी, उनको सेंसेशन होगी एंड टीयरिंग, रेडनेस एंड फ्लक्चुएटिंग विजन। विजन भी फ्लक्चुएट करता है ड्राई आई अगर सीवियर होती है तो। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड पिलर की, जिसमें हम बात करेंगे सिस्टमिक डिजीज विद ऑकुलर मैनिफेस्टेशन। अगर डायबिटिक मेलाइटिस है तो देयर इज चांसेस कि पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। एंड डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करता है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो उनमें कटरैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ग्लूकोमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको सिक्वेंस बेसिस पे आए कि इसकी ज़्यादा होने के चांसेस हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, देन कटरैक्ट होगा एंड देन ग्लूकोमा होगा। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है यानी बीपी की प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है उसमें, एंड कुछ हमें हेमोरेजेस मिल सकते हैं और इविनिकिंग मिल सकती है। अगर रेमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है तो ये हमने पहले भी बात की थी, स्क्लेराइटिस मिलेगा उसको और किरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का भी रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को देखने को मिलेगा। पार्किंसन डिजीज की बात करें तो रिड्यूस हो जाएगी ब्लिंकिंग एंड ड्राई आई सिंड्रोम्स मिलते हैं। और एल्जाइमर के पेशेंट को विजुअल रिहैब हेलुसिनेशन होता है एंड पुअर विजुअल मैटर इंटीग्रेशन होता है। जो मोटर होती हैं विजुअल मोटर नर्व्स वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं अल्जाइमर पेशेंट में, तो उनको विजुअल हेलुसिनेशंस भी होता है, मतलब जो चीज़ नहीं है वो चीज़ उनको दिखाई दे सकती है, कुछ इस तरह की उनको उनके साथ चीज़ें होती हैं। नाउ अब अगर बात करें थोड़ा डिटेल में कि हमारा एज रिलेटेड ऑकुलर चेंजेस क्यों, किस पार्ट में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एज वी एज द आई अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, जैसे जैसे हम आई एज हो रही है हमारी आई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस को भी परफॉर्म कर रही होती है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। दिस चेंजेस इज नॉट डिजीज देमसेल्फ, ये चेंजेस अपने आप में डिजीज नहीं होती हैं, बट ऑफ्टन अंडरटेकन फॉर द पैथोलॉजी but are often mistake for the pathology. Understanding these help in differentiating the normal aging for the pathology and improving the life quality. और अगर हम एज के चेंजेस के साथ साथ उनकी पैथोलॉजी को भी अच्छे तरीके से मॉनिटर करें, वहाँ पे कोई गलतियाँ ना हो, तो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और उनकी क्वालिटी को और बेटर बनाया जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें कि आई में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं, यानी कॉर्निया में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। डिक्रीज सेंसिटिविटी मिलेगी, कॉर्निया की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एल्डरली में नॉट रिपोर्ट ड्राई आई और अब्सॉर्प्शन अर्ली मिलेगा उन पे, एंड फ्लैटरिंग देखने को मिलेगी। अल्टर होगा रिफ्रैक्टिव पावर, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर बार बार चेंज होता है एल्डरली पेशेंट में। एंड कॉर्निया में जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उनका भी लॉस देखने को मिलता है, तो स्लोअर कॉर्नियल हीलिंग हो जाएगी एंड रिस्क इन द सर्जरी। अगर किस तरह की कॉर्नियल सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है उनकी हीलिंग को लेके, क्योंकि यहाँ पे एज की वजह से एंडोथीलियल सेल लॉस मिलता है। और एक सिनाइसिस जो है इसमें लिपिड डिपोजिशन हो जाता है कॉर्नियल पेरिफेरी पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेशेंट को थोड़ा सा आपको कॉर्निया में इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ टीयर फिल्म में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिक्रीज करेगी एक्वस प्रोडक्शन। नाउ एक्वस लेयर जो उनकी होगी उसमें डिक्रीज होगा एंड फ्रॉम लैक्राइमल ग्लैंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, एंड इंक्रीज हो जाता है टीयर इवापोरेशन, क्योंकि एक्वस हमारा जो लेयर है वो वीक हो गया, तो टीयर का इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा ड्यू टू मोमोमियम ग्लैंड डिसफंक्शन। डिसफंक्शन होगी मोमोमियम ग्लैंड की और टीयर का इवापोरेशन ईजिली हो जाएगा।
एंड रिजल्ट इन ड्राई आई सिंड्रोम, जिसके ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। ग्लिटरी फ्लीनिंग होना, रिलैक्स टीयरिंग, रिफ्लेक्स टीयरिंग एंड फ्लटरिंग विजन एंड रेडनेस एंड इरिटेशन। फ्लटरिंग विजन का मतलब है कि कभी आंख बंद किया तो साफ दिखाई दे रहा है, कभी आंख बंद करके खोला तो धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के विजन फ्लक्चुएट करते हैं टीयर फिल्म अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो ये हमें टीयर फिल्म में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल टिप की बात करें तो इस तरह के पेशेंट में हमें श्रिमर टेस्ट और टीबीयूटी बहुत यूजफुल होती है, इसको परफॉर्म करना ही चाहिए नेसेसरी बेसिस पे। अब हमें कंजक्टाइवा और स्क्लेरा में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पिंगिकुला और टेरिजियम यूवी रिलेटेड डिजनरेशन बहुत जल्दी होने लगते हैं, एंड कंजक्टाइवल जो कैलेसिस है लूज हो जाता है हमारा कंजक्टाइवा, एंड रिडक्टेड कंजंक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा जो होता है रिबंडेंट हो जाता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी एक ही जगह इकट्ठा होने लगेगा, लूज हो जाएगा तो वो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लगती है, जैसे लगेगा कि हमेशा कोई फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे गया हुआ है। ब्लू क्लेरा देखने को मिलेगा जो कि रेयर है, थिनिंग विद द एज एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से ब्लू स्क्लेरा देखने को मिलता है, पर ये बहुत रेयर है, इतना प्रोमिनेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमें लेंस में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो प्रेस बायोपिया, जो कि अभी हमने बात की, लॉज ऑफ एडॉप्टेशन ड्यू टू हार्डनेस ऑफ लेंस एंड वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, ये हम सब जानते हैं, जो कि लेंस के साथ चेंजेस मिलते हैं। इंक्रीज लाइस स्कैटर्ड, तो लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, लाइट एक जगह पे फोकस नहीं कर पाती है, और अर्ली साइन होता है ये कटरैक्ट का। येलोविंग देखने को मिलेगी, अल्टर कलर परसेप्शन एंड स्पेशली ब्लू एंड पर्पल्स, जो ब्लू है और पर्पल कलर है उनमें उनको कलर परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, और रिड्यूस हो जाती है इलास्टिसिटी, मेक फोकस एंड स्लोअर एंड डिफिकल्ट। और अगर वो स्विच करते हैं लार्ज वर्ड से स्मॉल वर्ड्स पे तो उनमें क्या है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आइरिस और प्यूपिल में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सनाइल म्योसिस देखने को मिलेगा, डिक्रीज हो जाती है प्यूपिल की साइज, लाइट होती है जो कि एंटर करती है बहुत कम अमाउंट में, जिसकी वजह से नाइट विजन इफेक्ट होता है, और स्लोअर हो जाता है पिपुलरी रिफ्लेक्स इन पेशेंट्स में, एंड रिड्यूस हो जाता है डायलेशन इन रिस्पॉन्स टू मेट्रियाटिक। और अगर हम किसी पेशेंट का डायलेशन कर रहे हैं तो अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको डायलेट करने में। अगर हम बात करें तो उनके फंडस एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रिपरेशन में भी इस तरह की जो टिप है इनको ध्यान रखना होता है कि उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आप पेशेंट को नॉलेज होनी चाहिए अगर जेनेटिक पेशेंट है तो। नाउ अब बात करें रेटिना की, तो रेटिना जो है वो थिनिंग ऑफ रेटिनल लेयर, हमें रेटिना की लेयर में थिनिंग मिलेगी जिसकी वजह से विजुअल एक्टिविटी ऑब्वियसली रिड्यूस करेगी, एंड लॉस होगा रॉड्स में। इससे बताया था कि नाइट विजन इफेक्ट करता है क्योंकि रॉड सेल्स जो होती है उनमें लॉस देखने को मिलता है, और पेरिफेरल रेटिना में डिक्रीज कर जाता है नाइट विजन, पेरिफेरल सेंसिटिविटी, रिड्यूस हो जाएगा मैकुलर पिगमेंटेशन, एंड इंक्रीज हो जाएगा ग्लेयर सेंसिटिविटी। तो मैकुलर में पिगमेंटेशन रिड्यूस होने से ग्लेयर बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो ऐसे पेशेंट को जब हम स्पेक्स देते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि उनके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम एज की वजह से वो फेस करेंगे। सेवेंथ आता है विट्रियस में क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो लिक्विफिकेशन होने लगता है विट्रियस का, एंड कोलेजन क्लम्बिंग होने लगती है जिनकी वजह से उनको फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। तो फ्लोटर्स कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, लेकिन एक तरह का डैमेज है, तो हमें उसको भी काउंसिल करना होता है, उनको बताना होता है कि ये आपकी एज फैक्टर की वजह से हो रहा है, इसमें मेडिसिन का और दवाइयों का इतना कुछ रोल नहीं है, तो साइकोलॉजिकली उनको इस चीज़ समझने में हेल्प मिलती है। नाउ पोस्टीरियर जो हमारा विट्रियस डिटैचमेंट है मोर कॉमन हो जाता है, इसकी वजह से भी फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, पीवीडी। तो ओल्ड एज पेशेंट में ये दो चीज़ें विट्रियस में चेंजेस की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिक नर्व्स की। तो डिक्रीज हो जाते हैं एक्सॉन काउंट, जो भी एक्सॉन है वो काउंट उनका डिक्रीज हो जाता है, स्लाइटली डिक्लाइन इन कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी होगी और विजुअल फील्ड में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? एक्सॉन जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज हो जाता है कप डिस्क रेशियो, उनका जो कप डिस्क रेशियो होता है ना, यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ मैं, तो ये जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम मिमिक ग्लूकोमा कहते हैं, एंड हेंस द केयरफुल इवोल्यूशन ऑफ एसेंशियल। तो यहाँ पे ग्लूकोमा जो होता है वो एज की वजह से होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कप डिस्क रेशियो प्रॉपर मैनेज नहीं है, तो इसको भी इवोल्यूशन में बहुत केयरफुल होके इवोल्यूएट करना होता है। नाउ लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो फंक्शनल चेंजेस क्या होते हैं उसको देखो। तो विजुअल एक्विटी क्या हो गई, चेंजेस विद द एज क्या हो गई, स्लाइटली डिक्लाइन कर रही है विदाउट पैथोलॉजी, यानी कोई पैथोलॉजिकल रीजन आपको नहीं मिलेगा फिर भी विजुअल एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। नीड ब्राइट लाइट, तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना होता है क्लिनिकली, हम कैसे करेंगे ट्रीट, उनको ब्राइट लाइट में बोलेंगे कि आप जो भी काम करोगे आप ब्राइट लाइट में करोगे।
कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी डिक्लाइन होती है तो डिफिकल्टी इन लो कॉन्ट्रास्ट। अगर वो किसी क्यूब्स या फिर स्टेयर्स पे बैठ के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लो कॉन्ट्रास्ट उनको देखने को मिलेगा, उनका डिक्लाइन हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। और कलर विजन, ब्लू और येलो में डिफिशियंसी वो नहीं कर पाएंगे, येलो कलर और ब्लू कलर में उनको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। और मेडिकेशन आइडेंटिफिकेशन में अगर कोई ब्लू कलर का पैकेट है या फिर येलो कलर का पैकेट है या फिर येलो कलर या ब्लू कलर की पेन से लिखा हुआ है तो मे बी उनको प्रॉब्लम हो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में। ये वेरी भी करता है पेशेंट टू पेशेंट। नाउ डार्क अडाप्टेशन क्या होता है, स्लो हो जाता है, तो जो डिम इन्वायरमेंट होती है उनमें उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डार्क इन्वायरमेंट में ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, तो आप जब भी काम करो तो ज़्यादा वहाँ पे लाइट हो, ब्राइट एरिया हो, वहाँ पे आप काम करो। विजुअल फील्ड क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा स्लाइटली, उनका विजुअल फील्ड छोटा हो जाता है, पेरिफेरल जो विजन होता है वो हैजार्ड हो जाता है और मोबिलिटी थोड़ी इसीलिए प्रॉपर वे से नहीं हो पाती क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से देख के नहीं चल सकते। ठीक है। और ग्लेयर रिकवरी की बात करें तो वो थोड़ी स्लोअर हो जाती है। अगर उनको कहीं ग्लेयर मिल रहा है किसी एरिया में, उनको वहाँ पे क्लियर विजन नहीं मिल रहा है तो धीरे 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 वो क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे एक बच्चे का है, अचानक से अगर उसको ग्लेयर आया तो वो तुरंत आंखों को बंद करके खोलेगा तो तुरंत उसको क्लीन इमेज दिखेगी, लेकिन ओल्ड एज पेशेंट के साथ ये चीज़ नहीं होती है, वो स्लो होती है। इसका इफेक्ट होता है ड्राइविंग में, इसीलिए उनको मना किया जाता है कि वो जो ओल्ड एज पेशेंट है वो ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे अगर उनको कोई ग्लेयर मिल रहा है तो वो क्लियर होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर इवोल्यूशन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जेरियाटिक पेशेंट के लिए, तो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी चार्ट है जिसको हम बेली रेप्सन चार्ट कहते हैं, तो इसको आप याद रखोगे, यहाँ से एमसीक्यू आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। एंड लो कॉन्ट्रास्ट विजुअल एक्विटी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। एंड ड्राफ्ट एब्डोप्टोमेट्री इफ नीडेड, डार्क एरिया में कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनको क्या सजेशन देना है। विजुअल टेस्ट हम उनका कलर विजन टेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली येलो और ब्लू एक्सिस का। एंड सरमर और टीबीयूटी, ये स्ट्रीमर और टीबीयूटी हम टेस्ट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उनके टीयर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। नाउ क्लिनिकल इंसाइट्स क्या है ऐसे पेशेंट को जब भी आप ट्रीट करते हो, तो मे बी एल्डरली पेशेंट अडॉप्ट स्लाइटली ड्यू टू दीज चेंजेस, वो उनको खुद नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे इन चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से काउंसिल करना होता है। कंप्लेन आर ऑफ्टन सबटाइटल आई कैन सी बट नॉट क्लियरली एट नाइट, वो कहेंगे कि मैं देख तो सकता हूँ पर रात में मुझे प्रॉपर वे से दिखाई नहीं देता। या फिर आपको कंप्लेन मिलेगी लेटर ब्लर आफ्टर अ फ्यू मिनट एंड रीडिंग, कि कुछ देर पढ़ने के बाद लेटर ब्लर हो जा रहे हैं, तो आप वो चीज़ें उनको समझाओ कि ये आपका एजिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते, ये एज की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अगर आप उनको क्लियरली बता देते हो तो उनको भी विद द टाइम वो इस चेंजेस को अडाप्ट कर लेते हैं और उसके साथ भी अपना काम करना सीख जाते हैं। तो गुड लाइटनिंग कंडीशन एंड मैग्नीफायर एंड कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट को अगर हम यूज़ करें तो हम अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरी कवर किया। कल भी कोशिश करूंगी कि मैं इस पोर्शन की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दूं, देन हम एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक वाइक करके सब्सक्राइब करके हाँ तभी जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू।